होता है, बाप सब कुछ होता है। एक मुकदमा तब का है जब मैं पैदा नहीं हुआ हूँ। क्राइम मैंने किया है, मैं पैदा नहीं हुआ हूँ। दूसरा मुकदमा तब का है जब मैं 4 साल का हूँ। मेरे फादर को बदनाम कर दिया गया। वो तो अपराधी है, वो तो माफिया है, वो तो गुंडे हैं। तो बेटा भी गुंडा है, बेटा भी अपराधी है, बेटा भी माफिया है। मेरी माँ पे मुकदमा है 500 रुपए के बोर्ड चोरी का मुकदमा। अब ये डर था कि वो लोग जद में आएंगे सुप्रीम कोर्ट की तो नाम खोल देंगे कि जहर किसने डाला और किसने डलवाया। ये स्वाभाविक मौत नहीं है, ये सुनियोजित हत्या है। माफिया डॉन ब्रजेश सिंह, दाऊद इब्राहिम का को अक्यूज्ड, माफिया डॉन त्रिभुवन सिंह, जो भी अधिकारी इनसे सेट है सरकार के, वो और सरकार की भी मंजूरी, ये सबका मिला गणित। हम इस समय मोहम्मदाबाद के फाटक में बैठे हुए हैं। ये वही घर है जहां पर हम कई बार आए हैं इस अंसारी परिवार की कहानी जानने, इंटरव्यू करने, पॉलिटिकल रिएक्शंस लेने। लेकिन आज जब हम ये बातचीत कर रहे हैं तो इस घर का एक शख्स इस दुनिया में नहीं है। का नाम है मुख्तार अंसारी। हम मुख्तार अंसारी के बेटे, जिनको आपने बीते कुछ दिनों में खबरों में कई बार देखा होगा, उमर अंसारी से मुखातब हैं। उमर अंसारी का इस मसले से क्या इन्फेरेंस है, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, हम उनसे कुछ सवालात करेंगे। उमर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई गेस शुक्रिया इसलिए भी कहना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए एक निजी क्षति भी है और घर के लिए भी पूर्ण क्षति। बाप छत होता है, बाप साया होता है, बाप सब कुछ होता है। मैं अकेला हूँ, मेरा भाई बड़े भैया अब्बास अंसारी मऊ विधायक वो नहीं आ पाए हैं। प्रशासन ने तो नहीं आने दिया, बल्कि डीएम के और हाथ में होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है कि वो जुडिशियल कस्टडी में भेज सकते थे आखिरी यात्रा और तदफीन के लिए। लेकिन छोड़िए, उनसे तो रहम की उम्मीद नहीं है। हमने लेटर भी दिलवाया था अधिवक्ता, लेकिन नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। अभी निरीक्षण पे गए हैं और ये न्यायालय सुप्रीम कोर्ट बंद थी, मेन बात ये रही, वरना वो आज यहाँ होते। सुप्रीम कोर्ट बंद थी और हाई कोर्ट और निचली अदालतों ने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट खुली होती तो अब्बास भैया निश्चित होते यहाँ, और उनके ना होने से मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ। मेरी माताजी भी अभी नहीं है यहाँ, मेरे बड़े भाई नहीं, हम 2 ही भाई हैं, एक बड़े भैया और एक मैं। तो मैं अकेले हूँ और पापा इस दुनिया में अब नहीं है, उनका इंतकाल हो गया। हमारे यहाँ इस्लाम में इंतकाल कहते हैं। इंतकाल मतलब कि इस जगह से दूसरी जगह चले जाना। उसी पे किसी ने क्या खूब कहा है कि मर के भी नहीं मरते, हम जगह बदलते हैं। यानी इस दुनिया से दूसरी दुनिया में, आखिरत की दुनिया में मर के भी नहीं मरते, हम जगह बदलते हैं। ख्वाब देखते रहना तुम हमें मिटाने का। उमर, पिताजी से आपका जुड़ाव जो रहा वो थोड़ा अलग किस्म का रहा। जो मेरे ख्याल से आपसे पहली मुलाकात मेरी 2021 में हुई थी छत पर, जब मैं अफजाल अंसारी का एक लंबा इंटरव्यू करने आया हुआ था। और उस समय आपने बताया था कि आप लंदन में रहते थे और यहाँ के पॉलिटिक्स से आपको घर से ही कहा गया कि आप इस पॉलिटिक्स में नहीं उतरेंगे जी। और अब आप यूपी में हैं, यहाँ घर पे हैं और आप पर भी अबाध मुकदमे दर्ज हैं। सब झूठे। यही तो दुख की बात है कि मीडिया मुकदमे बता देती है, ये नहीं बताती है कि एक मुकदमा तब का है जब मैं पैदा नहीं हुआ हूँ। क्राइम मैंने किया है, मैं पैदा नहीं हुआ हूँ। दूसरा मुकदमा तब का है जब मैं 4 साल का हूँ, हाफ नेकर पहन के गया हूँ और एसडीएम साहब को बहुत कस के धमकाया है और उन्होंने ज़मीन मेरे नाम लिख दी है, सरकारी ज़मीन। तीसरा मुकदमा मेरे ऊपर ये है कि मेरे बड़े भाई अब्बास अंसारी ने एक भाषण दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 6 महीने ट्रांसफ़र पोस्टिंग रोक के जांच कराई जाएगी, जिसमें भाषण अब्बास भैया ने दिया है। और भाषण में एफआईआर हुई है धारा 153A में। भी मेरे अधिवक्ता बैठे थे, चले गए ना, मैं आपको डिटेल बतवा देता हूँ। 153A मीन्स दैट 2 पार्टीज और 2 कम्युनिटीज़, आपके भाषण की वजह से 2 कम्युनिटी की फाइट हो, आपस में दंगा हो, फसाद हो, देयर इज नथिंग रिपोर्टेड लाइक दैट। एफआईआर हो गई
तो तीसरा मुकदमा ये है कि भाषण भाई ने दिया है, आप ताली बजा रहे थे मंच पे। आप, मेरा अपराध है कि मैं ताली बजा रहा था मंच पे, चार्जशीट में, कि आप प्रोत्साहन दे रहे थे उनको क्राइम करने में। चौथा मुकदमा ये है कि मेरे गाड़ी जा रही है मेरी भैया के चुनाव में, 3 गाड़ियां, और वो इतनी स्पीड में है कि जिससे कोई भी सड़क दुर्घटना हो सकती थी। इस पे कोर्ट ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग है पुलिस के पास जो रफ्तार से गाड़ी जा रही थी। तो पुलिस ने कहा कि नहीं साहब, इतनी तेज गाड़ी जा रही थी कि हम रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते थे। 5वां मुकदमा मेरे ऊपर ही है कि अब्बास अंसारी जो मेरे बड़े भाई हैं, वो ऐतिहासिक वोटों से भाजपा को हराकर निकले हैं जब, तो उन्होंने एक यात्रा निकाली है जिसकी परमिशन नहीं ली गई थी, अवेलेबल है। 6वां मुकदमा मेरे ऊपर है 3 गाड़ियों की परमिशन चुनाव में हमने नहीं ली है, बल्कि जिस डेट को FIR हुई है उसके 2 दिन बाद से अनुमति गाड़ियों की मिलने की जो परमिशन होती है, गाड़ियों के जो पास लगता है, उसकी परमिशन मिलना FIR के 2 दिन बाद शुरू हुई है। वो केस हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया। ये है 6 मुकदमे और मैं अपराधी हूँ, क्योंकि मेरे फादर को बदनाम कर दिया गया। वो तो अपराधी है, वो तो माफिया है, वो तो गुंडे हैं। तो बेटा भी गुंडा है, बेटा भी अपराधी है, बेटा भी माफिया है। और अभी आपने कहा ना कि आप पे भी मुकदमे तो हैं, मैं तो कह रहा हूँ हैं, मैं कहाँ डिनाई कर रहा हूँ, लेकिन मुकदमे क्या हैं? मेरी वालिदा पे, मेरी माँ पे जो पर्दा नशीन है, चेहरा नहीं देखा है किसी ने, मेरी माँ पे मुकदमा है 500 रुपए के बोर्ड चोरी का मुकदमा। कितने रुपए के? 500 रुपए के बोर्ड चोरी का मुकदमा। विल यू बिलीव इट? तो ठीक है, आपकी सरकार है, आप हाकिम हैं, आप अपने आप को नया नया लक़ब देते हैं। मुझे सुना है कि बहुत से लक़बों से आपको नवाजा जाता है, लेकिन इस तरह की कार्रवाई आप करते हो तो आप सोचते हो कि जनता नहीं समझ रही। ऐसा नहीं है, जनता बखूबी समझ रही है, और पूर्वांचल की जनता, मऊ की जनता, यूपी की जनता सब समझ रही है। मुख्तार की मौत के पहले बहुत दिनों से ये कम्युनिकेशन हो रहा था, बहुत सारी बातें आ रही थी, बहुत सारी खबरें भी आ रही थी, और कोर्ट में भी ये बात गई थी, और जिसको बाद में आपने सवाल उठाया भी था। आपने सवाल उठाया भी था जब ये बात मुख्तार अंसारी निधन की खबर आई थी कि मुख्तार अंसारी को लगातार स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। ये बात कोर्ट में पेशी में भी नहीं गए थे वो, तब भी जेलर से पूछा गया, जेलर ने भी पुष्टि की थी और अस्पताल ले जाया गया था। और इसके मैं एक सवाल और नथी कर देता हूँ फिर आपके जिम्मे। फिर आपका एक छोटा सा ऑडियो वायरल होता है मुख्तार अंसारी से बातचीत का, जिसमें आप दोनों के बीच की वो भावुक बातचीत है, बहुत इमोशनली हाई लेवल पे बातचीत है, जिसमें वो कह रहे हैं अपने जिम्मे के कि शरीर चला जाएगा, रूह रह जाएगी, और आप मना रहे हैं कि नहीं पापा, हम लोग हज करने चलेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। आप अपने तरीके से उन्हें समझा रहे हैं। क्या था ये घटनाक्रम, इसके बारे में थोड़ा समझाइए। पहले तो मैं आपको थोड़ा दुरुस्त करना चाहूँगा। आपने टॉपिक ऐसा छेड़ दिया कि मैं इमोशनल हो गया। दुरुस्त ये करना चाहूँगा कि आरोप मैंने नहीं लगाया है। आरोप जिनको जहर दिया गया सबसे पहला उन्होंने लगाया। 19 तारीख की रात में उनको खाने में जहर दिया गया। इस बात को 21 तारीख को सुबह माननीय 3 न्यायालयों के समक्ष बांदा, MP MLA कोर्ट, आजमगढ़ MP MLA कोर्ट और बाराबंकी MP MLA कोर्ट। 3 MP MLA कोर्टों में उन्होंने द्वारा अधिवक्ता ये एप्लीकेशन दी कि मुझे विषाक्त पदार्थ स्लो पॉइजन खाने में दिया गया है, जिससे मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई है और मेरी हालत इतनी गंभीर है कि मुझे लग रहा है मेरा दम निकल जाएगा। मेरे फादर ऐसे कमज़ोर आदमी नहीं है कि वो कहें कि मेरा दम निकल जाएगा। अगर उन्होंने कहा तो इसका मतलब कि वो चीज़ वो कोई भी स्वाभाविक, कोई स्वस्थ आदमी, मेरे फादर बहुत फिट है, बहुत फिट थे, है कि आदत है, फिट थे। 6'6" हाइट थी उनकी, 90 kg वेट था और 2 घंटा एक्सरसाइज करते थे। बहुत फिट थे। मुझे अक्सर फिटनेस के लिए ही बहुत डांटते भी थे। उन
उनकी डांट मुझे याद आती रहेगी और मैं सोचूंगा कि मैं उनको एज ए गिफ्ट अपने आप को बेहतर फिटनेस में करके दूँ। बहरहाल तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि मुझे जहर दिया गया और कोर्ट में भी उन्होंने ये बात कह दिया। फिर उनकी तबीयत नहीं, 3 दिन बाद फिर एक जेलर और 2 डिप्टी जेलर सस्पेंड किए गए। घटनाक्रम बड़ा अजूबा है। जेलर और डिप्टी जेलर सस्पेंड किए गए, क्यों सस्पेंड किए गए, प्रशासनिक कार्रवाई हमें तो बताया नहीं जाएगा, मीडिया में चल गया और आप लोगों ने बताया कि भाई इसी कार्रवाई के तहत कि उनको पेशी पे ले आते ले जाते, तो ये और कंट्रोवर्शियल बात है। 10 अप्रैल 2023 को आखिरी बार मेरे फादर पेशी पे गए हैं लखनऊ की एमपीएमएलए अदालत में। 10 अप्रैल यानी इस 10 अप्रैल को 1 साल हो जाएगा। तो 1 साल में तो पेशी पे गए ही नहीं है कहीं, तो कैसा ले जाना और कैसा उसमें लापरवाही और कैसा सस्पेंशन, स्वाभाविक है कैसा। अब ये डर था कि वो लोग जद में आएंगे सुप्रीम कोर्ट की तो नाम खोल देंगे कि जहर किसने डाला और किसने डलवाया और क्या वो थाइलियम था। जहां तक मुझे पता है वो थैलियम था। क्या वो ऐसा जहर था जिसमें मेटल लेड का था, क्या था वो, उनको हटा दिया गया। इनको तबीयत इतनी बिगड़ गई कि इनको आईसीयू में गंभीर हालत में भर्ती कर लिया गया और 4 बजे रात में इसी घर पे पुलिस दरवाजा खटखटाती है कि रेडियोग्राम आया है बांदा जेल सुपरिटेंडेंट साहब का कि उनके पुत्र उमर अंसारी और अफजाल अंसारी जो उनके भाई हैं सांसद, उनको अवगत कराया जाता है कि फला समय पे सुप्रीम कोर्ट का फला आदेश हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी अच्छे से मेडिकल एडिक्वेट फैसिलिटीज़ दी जाए, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। उसको हवाला देते हुए उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, गंभीर है और उनको हम लोगों ने आईसीयू में शिफ्ट करा दिया बांदा मेडिकल कॉलेज के। आप लोग जल्दी से पहुँचिए। मैं दिल्ली था, रमज़ान का महीना था, मैं दिल्ली था और अफजाल बाबा यहाँ थे। वो यहाँ से निकले हैं 5 बजे और मैं वहाँ से निकला हूँ 5:30 बजे। लगभग आधे घंटे या 45 मिनट की हेर फेर में हम लोग 1-1:30 बजे के लगभग पहुँच गए दोनों लोग। वो 12:30 बजे और हम 1 बजे, और उनको मिलने की अनुमति दे दी गई और वो मिल के निकले बाहर। और अब बारी हुई कि एक आदमी निकल गए, अब मैं जाऊंगा, मेरा नाम है। अब मेरे जाते समय आपको नहीं जाने देंगे। अच्छा साहब क्यों नहीं जाने देंगे? तो नहीं साहब ऊपर से मना है, आपको नहीं जाने देंगे। मैंने कहा अरे मैं पुत्र हूँ, मैं अपने से भी नहीं आया हूँ कि चलो मुझे खबर लग गई मैं आ गया। आपने मुझे भेज के रेडियोग्राम बुलाया है, मैंने जो ओरिजिनल रिसीव कराया था वो दिखाया, एडिशनल एसपी साहब थे और सब। नहीं साहब आपको नहीं जाने देंगे। बहरहाल हमारे लिए यही तस्कीन था कि चलो कम से कम मेरे वालिद का पिता का इलाज तो कर रहे हैं ये लोग, जहर में वो लिप्त हैं और उनका कम से कम इतनी मानवता इंसानियत है कि ले आके इलाज करा रहे हैं आईसीयू में। मैंने कहा मैं क्या आपसे उलझूं, मैं कल फिर आऊंगा कोर्ट से परमिशन लेकर और प्रयास करूंगा कि कल मिल लूं। मैंने कहा ताक तो लेने दीजिए आईसीयू में, देख लूं। तो शीशे उस पार वो है, शीशे के इस पार मैं बात नहीं करूंगा साहब, कोई गैर कानूनी चीज उनको नहीं पकड़ा दूंगा। आप ताक तो लेने दीजिए, देख लेने दीजिए। नहीं देखने देंगे आपको, देखने भी नहीं देंगे आपको। वो इंटरव्यू मैंने दिया, अभी चला, भी नहीं देखने दिया, मैं वापस चला। मैं ठीक है भाई, आपकी कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में, आप हाकिम है, आप जो बिहेवियर चाहिए करिए, मैं उलझा नहीं, मैं चला गया। और 2 दिन कहा, 12 घंटा बीता और 12 घंटे बाद ही 3 बजे मैं निकला हूँ बांदा से और 7 बजे खबर आ गई कि वो फिट हैं, स्वस्थ हैं। डॉक्टरों ने कह दिया कि इज टोटली ऑल राइट एंड फिट एंड ही इज बीन सेंट टू बांदा जेल अगेन। जुडिशियल कस्टडी में तो थे ही, वो बांदा जेल फिर भेज दिए गए और तनाई बैरिक में। अब 2 रात उन्होंने कैसे काटी होगी, जो इंसान ये कह रहा हो कि मेरे हर सेकेंड मेरी अतड़ी काट रही है, जहर का जो असर है उससे, और यूरिन पास नहीं हो रहा है, स्टूल पास नहीं हो रहा है। जिसको 10 दिन यूरिन और स्टूल पास नहीं होगा उनका पेट पता है ना फिट है। कल पोस्टमार्टम तक उनका पेट इतना फूला हुआ था। नामे का जब निशान देखते हैं बदन पे, कहाँ चोट है क्या, तो
बॉडी करवट ले रहे थे हम लोग, तो डॉक्टर्स ने मेरे सामने बोला, ये बात पीजीआई के डॉक्टर्स ने, कि नहीं नहीं इनका पेट बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा पेट। तो आप क्या समझते हैं कि उनको हार्ट अटैक जेल में आ गया और वो मर गए? ये स्वाभाविक मौत नहीं है, ये सुयोजित हत्या है, बिल्कुल सुयोजित हत्या है। हत्या है तो मैं ये जानना चाहता हूँ इस मौके पे कि उनकी हत्या का प्रयास या हत्या के लिए इन तरीकों को इजाद करना, उनका एप्लीकेशन करना, इसके लिए आपको क्या कुछ नाम या कुछ लोग या कुछ ऐसे लोग समझ में आते हैं जो उनके पीछे हो, साजिशन हो? स्पष्ट रूप से मैं नाम लूंगा, माफिया डॉन इरजेश सिंह, दाऊद इब्राहिम का को अक्यूज्ड, माफिया डॉन त्रिभुवन सिंह, और इनके जो भी अधिकारी इनसे सेट है सरकार के, वो और सरकार की भी मंजूरी, ये सबका मिला गणित है। ये केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब मिला के है, ये कोई एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जेल में पॉइजन पहुंचाना, जेल में पॉइजन दिलवाना, तबीयत ज्यादा ना खराब होने पर फिर पॉइजन दिलवाना, ये सब कुछ सबकी मिली भगत से है। लाभ इससे साफ होता दिख रहा है ब्रजेश सिंह को। आप समझाइए थोड़ा। अब फिर बात वही है कि छोटे में बताना उचित नहीं है, और लंबा सवाल आपने पूछ दिया। 15 जुलाई 2001 को 60 में ही बता रहा हूँ, इसी घर से मेरे फादर मऊ जा रहे थे अपने विधानसभा क्षेत्र, और बीच में उसरी चट्टी पर कांड की बात कर, ये सुयोजित हत्या है, बिल्कुल सुयोजित हत्या है। हत्या है तो मैं ये जानना चाहता हूँ इस मौके पे कि उनकी हत्या का प्रयास या हत्या के लिए इन तरीकों को इजाद करना, उनका एप्लीकेशन करना, इसके लिए आपको क्या कुछ नाम या कुछ लोग या कुछ ऐसे लोग समझ में आते हैं जो उनके पीछे हो, साजिशन हो? स्पष्ट रूप से मैं नाम लूंगा, माफिया डॉन इरजेश सिंह, दाऊद इब्राहिम का को अक्यूज्ड, माफिया डॉन त्रिभुवन सिंह, और इनके जो भी अधिकारी इनसे सेट है सरकार के, वो और सरकार की भी मंजूरी, ये सबका मिला गणित है। ये केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब मिला के है, ये कोई एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जेल में पॉइजन पहुंचाना, जेल में पॉइजन दिलवाना, तबीयत ज्यादा ना खराब होने पर फिर पॉइजन दिलवाना, ये सब कुछ सबकी मिली भगत से है। लाभ इससे साफ होता दिख रहा है ब्रजेश सिंह को। आप समझाइए थोड़ा। अब फिर बात वही है कि छोटे में बताना उचित नहीं है, और लंबा सवाल आपने पूछ दिया। 15 जुलाई 2001 को 60 में ही बता रहा हूँ, इसी घर से मेरे फादर मऊ जा रहे थे अपने विधानसभा क्षेत्र, और बीच में उसरी चट्टी पर कांड की बात कर रहे हैं। उसरी चट्टी कांड की बात कर रहे हैं। 9 लोग घायल हो गए। ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह ने AK-47 से हमला किया था। 9 लोग घायल हो गए थे, 3 लोग मर गए थे, जिसमें मेरे फादर इंजर्ड विटनेस और वादी मुकदमा है, जिसमें 22 साल बाद अब गवाही शुरू हुई है, और पिछले साल से इस साल के बाद 7 गवाहियां गुजर चुकी हैं जो ब्रजेश सिंह के खिलाफ हैं, 7, जिसमें गवाह ने जो कहा है वो आप लोग निकाल के पढ़ सकते हैं, अखबारों में है तो जान रहे होंगे आप। स्पष्ट रूप से कहा है कि ये ब्रजेश सिंह थे, यही हम पे AK-47 से गोली चला रहे थे, और विधायक जी को मारने की नीयत से इन्होंने गोली चलाई थी। अब इस केस में अगर मुख्तार अंसारी जो वादी मुकदमा थे, वो भी गवाही दे देते। बहुत से गवाहों को तोड़ने की कोशिश की गई, तो कैसे तोड़ने की कोशिश की गई? तो जितने गवाह इस मुकदमे में थे, उसरी कांड में, उनको एक नया मुकदमा 22 साल बाद कायम कर दिया गया, और उसमें उनको मुलजिम बना दिया गया, उन गवाहों को। यानी विटनेस इन दिस केसेस वर मेड अक्यूज्ड इन अ न्यू केस, नो नॉट इन अदर केस, इन द सेम क्राइम बट अ डिफरेंट FIR. The crime is same.
बट दे आर पोर्ट्रेइंग इट अलग एंगल से आपके अलग एंगल उनका है कि मुख्तार अंसारी ने अपहरण करवाया था मनोज राय का और बिहार से उठा के उनको ले आए और यही फाटक पे यही घर पे उनको मार दिया और फिर अगले दिन ले जाके वहाँ उसरी चट्टी पे हवाई लंदन रह के आया है, इसका इंग्लिश खराब है इतना। चलाई थी और खुद को भी गोली मार ली और अपने 9 आदमियों को भी गोली मार दी और अपना सरकारी गनर भी मार दिया। मुश्ताक भाइयों के साथ स्टोरी वो बना रहे हैं विजय सिंह को बचाने के लिए। और सरकार देखिए कि 22 साल बाद FIR कर रही है। 5-10 मिनट अगर FIR इधर उधर हो जाती है तो एंटी टाइम कहलाती है। एंटी टाइम FIR कहा जाता है उसको। तो बैठे हैं वकील साहब, पूछ लीजिएगा। एंटी टाइम FIR कहा जाता है। बड़ा बड़ा केस छूट गया है, इस पर रूलिंग है, पढ़वा दूंगा आपको। लॉ में नहीं किया हूँ अभी, लेकिन नॉलेज है। और 22 साल बाद एक मुकदमा कायम हो रहा है और उसका ट्रायल किया जा रहा है और उसमें जो अक्यूज्ड बनाए गए हैं वो उसरी कांड वाले केस में गवाह हैं। तो अब मुख्तार अंसारी गवाही दे देते तो ये तो डरेंगे नहीं, ना पैसा लेके मानेंगे कि टूट जाए, ब्रजेश सिंह से डरेंगे भी नहीं। तो ये गवाही दे देते तो क्या होता उस ब्रजेश सिंह के भविष्य का, जो सरकार की गोद में बैठा हुआ है, जो बनारस जैसी जगह से, जिसकी पत्नी निर्दल MLC का इलेक्शन लड़ती हैं और मोदी जी की पार्टी बीजेपी, जिसको आप मीडिया के भाई लोग भी कहते हैं कि सबसे बड़ा नेता देश का और सबसे पॉपुलर नेता कोई है तो मोदी है। और उनकी पार्टी बीजेपी, जिसको कहते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी है, जो सत्ता में भी है, केंद्र में भी, प्रदेश में भी, वो बनारस मोदी जी की लोकसभा से बीजेपी वहां से समझ लीजिए कि 0 के बराबर वोट पाती है और ब्रजेश सिंह की पत्नी निर्दल जीत जाती है। तो कैसे जीत जाती है? बिना मिली भगत की जीत जाती है, बिना मोदी जी, बिना योगी जी, बिना अमित शाह जी, बिना बीजेपी की हेल्प की जीत जाती है? नहीं। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वो सरकार से क्लोज है, सरकार के खास है और इसलिए उनको बचाने के लिए हर कार्रवाई हमारे खिलाफ की जा रही है। और अब तो कार्रवाई करते 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 बात यहाँ तक आ गई कि सुनियोजित तरीके से मेरे पिता की हत्या कराई गई। मामले में लास्ट सवाल यही है मेरा, इस मामले में जुडिशियल प्रोब ऑर्डर हो चुका है, विसरा प्रिजर्व किया जा चुका है, विसरा की जांच होगी, तब हमको पता चलेगा कि पॉइजनिंग का क्या है। तो यहाँ पर मैं आपसे 2 सवाल मतलब नथी करके पूछ ले रहा हूँ, आप अपनी सुविधा से जवाब दीजिएगा। आपका हाँ, मुझे भी एक सवाल पूछना है। मलमूत्र से गंदा और पीला पखाना गंदगी, तो पीला पखाना गंदगी, अब तुम ये तो नहीं कह दोगी कि तुमने बैंक में काम किया है लेकिन तुमको डिमांड ड्राफ्ट समझ नहीं आता, क्योंकि तुम लोग नीच जात के लोगों को कुछ भी कर सकते हो भाई, तुम लोगों पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। तो अगर तुम ये नहीं बोल पाओ, ये जानती हो कि बैंक में डिमांड ड्राफ्ट होता है, तो डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट नंबर दिया हुआ है उसमें 54 लाख रुपए डिमांड ड्राफ्ट से भेज दे, है ना, मुआवजा पाएंगे। थोड़ा बहुत जानकारी दे भी देते हैं, उनकी गर्दन कट जाएगी। नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, बिना नाम लिए इतना बता रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ उस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि मैं बिना तत्वों के आधार पे, या मेरे पिता ने बिना तत्वों के आधार पे इल्जाम नहीं लगाया था। ये स्वाभाविक मौत नहीं है, ये सुयोजित हत्या है। इनकी एक जनरेशन जो थी वो देशभक्ति, उस्मान, ब्रिगेडियर उस्मान थे। फिर ब्रिगेडियर उस्मान को समझ आया कि मैंने तो देशभक्ति की, लेकिन तो उसके खिलाफ फायदे में कौन है, मतलब जिसके नाम प्रतिष्ठा हो रहा है वो लोग कौन है? तो वो लोग तो राजनेता है। वो क्या कर रहे हैं? वो देशभक्ति चिल्ला रहे हैं और जान भी नहीं दे रहे। और ब्रिगेडियर उस्मान को महावीर चक्र मिला है और ये जान दे दिए देश पे, है ना। तो ये ईमानदार हैं। और इन ब्रिगेडियर उस्मान को वो पाकिस्तान वालों ने वो भी दिया था, क्या कहते हैं, ऑफर भी दिया था कि आप आके ब्रिगेडियर उस्मान, आप पाकिस्तान के जनरल बन जाइए। लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान ने कहा था कि नहीं, भारतीय हमारी भूमि है ना। अखाड़े से कुश्ती से मुराद है कि लीगल प्रक्रिया, जो कानून का दावपेच है या कोर्ट्स में क्या करेंगे आगे। हमारे वकील हैं आदरणीय कपिल सिब्बल जी, लीगल टीम है हमारी, सबसे डिस्कस करेंगे, उनसे पूछेंगे, उनकी राय पे चलेंगे। अफजाल बाबा राय देंगे। अफजाल बाबा सांसद जी घर के बड़े हैं, गार्जियन हैं। मेरे पिता भी
जब जिंदा भी थे तो सब मुझसे पूछते थे, और अब तो वो नहीं है, तो मेरे और मेरे भाई के लिए तो मेरे बड़े पिता तो वो हैं, बड़े पापा बड़े अब्बा, तो मैं उनको कहते ही उनसे पूछूंगा, जो पूरे सबकी एकमत राय बनेगी वो करेंगे। लेकिन ये है कि कानून के रास्ते से हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हम या हमारा परिवार कोई काम ऐसा नहीं करेगा, मार्क माय वर्ड, कोई काम हम ऐसा नहीं करेंगे जो कानून की नज़र में अपराध की श्रेणी में आता हो। हम कानून के रास्ते से, जो लीगल तरीका है, उस तरीके से हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, और वो हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। और पिताजी से आखिरी बार बात वही हुई थी जिसके हमने ऑडियो सुने हैं? अब मत जख्म को छेड़िए। सॉरी, आई एम सॉरी। ये उमर अंसारी थे, आप इस बातचीत पे, इस मामले पे हमारी कवरेज जारी है।